हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो न्यू वैकेंसी 2024 में आई हुई है फ्रेंड्स, उसके लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी का क्लास 6 टू क्लास 8 का जो साइंस का बुक है फ्रेंड्स, उसके हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू के रूप में डिस्कस करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, क्लास 6 टू 8 एनसीईआरटी और एससीईआरटी का जो फ्रेंड्स जो बुक है क्लास 6 टू 8 का, उसके चैप्टर वाइज एमसीक्यू को आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग क्लास 6 का जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक है उसके चैप्टर के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्लास 7 का, फिर हम लोग क्लास 8 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बीपीएससी टीआरई 3.0 से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे और इसका लिंक फटाफट किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी का क्लास 6 टू क्लास 8 का जो साइंस का बुक है उसको हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू के रूप में आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एनसीईआरटी के कक्षा 6, 7, 8 के पाठ्यक्रम पर आधारित चैप्टर वाइज एमसीक्यू साइंस यानी कि विज्ञान, ठीक है ना। और देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्लास 6 का जो एनसीईआरटी का बुक है उसके एमसीक्यू को चैप्टर वाइज कवर करेंगे। फिर हम लोग क्लास 6 के ही एससीईआरटी के बुक को कवर कर लेंगे। तो एक साथ हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी और एससीईआरटी साइंस को कवर करेंगे। उसी प्रकार से फिर क्लास 7 का एनसीईआरटी और एससीईआरटी को एक साथ कवर करेंगे और फिर उसके बाद क्लास 8 का एनसीईआरटी और एससीईआरटी को एक साथ कवर कर लेंगे। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग फ्रेंड्स प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 6 विज्ञान यानी कि साइंस, और ये पहला अध्याय है और हम लोग पहले एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं क्लास 6 का। फिर उसके बाद हम लोग इसके बाद एनसीईआरटी को इसी सेशन में कवर करेंगे। पहला अध्याय है, चैप्टर का नाम है भोजन कहाँ से आता है। चलिए प्रश्न पढ़िएगा फ्रेंड्स। देखिए नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं जैसे कि बकरी, मनुष्य, कॉकरोच और चील। उपरोक्त में से कौन सा जानवर सर्वाहारी जोड़ी बनाता है? सर्वाहारी जोड़ी बनाता है, इसमें से आपको कूट में से आंसर चुन करके बताना है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा बकरी, मनुष्य, कॉकरोच और चील। सबसे पहले जान लीजिए, जो जानवर केवल पौधे खाते हैं उनको शाकाहारी कहा जाता है। जैसे कि बकरी, खरगोश, गाय, ये सभी शाकाहारी जंतु हैं। जो जानवर केवल जानवरों को खाते हैं उनको मांसाहारी कहा जाता है। जैसे कि चील, शेर, बाघ, ये सब मांसाहारी हैं, ठीक है। और वे जानवर जो पौधों के साथ साथ अन्य जानवरों को भी खाते हैं उनको सर्वाहारी बोला जाता है। जैसे कि मनुष्य हो गया, मनुष्य वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन भी है, ठीक है ना। तो यानी दोनों खाता है, तो इस प्रकार से मनुष्य सर्वाहारी है। तो यहाँ पर देखिए मनुष्य और कॉकरोच ये आपका सर्वाहारी हो जाएगा। तो ये वाला जोड़ी यानी कि दूसरा और तीसरा जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पर दिया गया दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर 2 में। बकरी शाकाहारी है और चील मांसाहारी है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि मधुमक्खी शहद बनाती है। अच्छा, शहद से एक प्रश्न याद रखिएगा। शहद जो होता है यह जल और 2 प्रकार का शर्करा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज याद रखिएगा, शहद में फ्रुक्टोज पाया जाता है, ठीक है ना। तो शहद जो है जल और 2 प्रकार की शर्करा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर के बनता है। तो फ्रुक्टोज याद रखिएगा। मधुमक्खी शहद बनाती है किस प्रकार से? तो फ्रेंड्स ये फूल के रस से, फूल के रस से, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं और देखिए उपरोक्त में से कौन मनुष्य के लिए दूध के स्रोत हैं? तो गाय है, भेड़ है, ठीक है ना, यही दोनों दूध के स्रोत हैं। तो यहाँ पर आपका पहला और दूसरा राइट आंसर होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन 2 में दे रखा है पहला और दूसरा, ठीक है ना। चलिए नीचे खाद्यान्न पौधों की सूची दी गई है और पौधे के किस जोड़े में 2 या 2 से अधिक खाने योग्य भाग होते हैं? तो देखिए केला में, केला का आपका फल भी खाया जाता है, इसका फूल भी खाया जाता है और इसका तना भी खाया जाता है। तो 1 से अधिक में इसका यूज होगा। उसके बाद देखिए अगला जो दिया गया है फ्रेंड्स, अगला देख लीजिएगा, अगला क्या दिया गया है आपका कद्दू, ठीक है ना। यहाँ पर कद्दू दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, कद्दू की अगर हम बात करते हैं तो कद्दू के हम लोग फूल भी खाते हैं और उसका फल भी खाते हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ पर आपका पहला और दूसरा जोड़ा ही सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा इसका। ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिएगा कि केले के पौधे का वह भाग जो भोजन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। तो मैंने बताया है कि केला का आपका फल, केला का फूल और केला का तना जो होता है ये भोजन में उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जड़ दिया गया, जड़ का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, तो नहीं पूछा गया था प्रश्न में। देखिए पदों के प्रत्येक सेट को पढ़ें और विषम सेट की पहचान करें। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा पौधा, सब्जी और छाछ। ठीक है ना, सब्जी पौधे से प्राप्त होता है जबकि छाछ पशु के दूध से प्राप्त होता है। ठीक है ना, दूध का उत्पाद है। तो ये आपका अलग है। बाकी यहाँ पर देखिए ये एक समूह हो गया, ये आपका एक समूह हो गया, ये आपका एक समूह हो गया। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा अलग है, विषम सेट है ये। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा चैप्टर आ गया कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक कौन सा है। तो हमारे भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, सबसे पहले तो मुझे ये आप कमेंट करके फटाफट बताइए। तो देखिए भोजन में हमारे मुख्य रूप से जो है आपके भोजन में ये तत्व जो है कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, फाइबर है और जल है। ठीक है, जिसको कि हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। और देखिए फ्रेंड्स इसमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, कार्बोहाइड्रेट फ्रेंड्स यह होता है किस रूप में, तो स्टार्च और शर्करा दोनों के रूप में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमारे द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों से टूटते हैं और एक प्रकार की शर्करा में परिवर्तित होते हैं जिसे ग्लूकोज कहा जाता है। और ग्लूकोज को हमारी कोशिकाओं के लिए ईंधन का यह मुख्य स्रोत है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, ग्लाइकोजन का भंडारण जो होता है यह कहाँ होता है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जो संचित रहता है या लीवर में रहता है या फिर मांसपेशी में, लीवर और मांसपेशी याद रखिएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए शरीर वर्धक पोषक किसे कहा जाता है, शरीर वर्धक पोषक, तो शरीर वर्धक पोषक जो है ये प्रोटीन को कहा जाता है। प्रोटीन शरीर वर्धक भोजन भी होता है। वे मूल इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें अमीनो अम्ल कहा जाता है, एमिनो एसिड कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। प्रोटीन शरीर के ऊतकों की वृद्धि, रख रखाव और मरम्मत करता है। क्लियर। चलिए अच्छा, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, जरा आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है ना। विटामिन ए की कमी से होने वाला विकार कौन सा है, विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है ये रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल। ठीक है ना। और विटामिन ए की कमी से खास करके आपको दृष्टिहीनता यानी कि रतौंधी आप कह सकते हैं, क्वासियोरकर नामक बीमारी होती है। ठीक है ना, रतौंधी होता है और क्वासियोरकर नामक बीमारी होती है। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। स्कर्वी जो होता है यह विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में लोहे की कमी से होने वाला विकार कौन सा है। तो लोहे की कमी से जो विकार होता है उसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया यानी कि अरक्तता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोहे की कमी के कारण हीमोग्लोबिन के स्तर में कमी होती है जिसके कारण पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संचार ठीक से नहीं हो पाता है। हीमोग्लोबिन एक लोहे से भरपूर प्रोटीन होता है जो रक्त में मौजूद होता है और फेफड़े से ऊतक तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए आरबीसी जो होता है वो जिम्मेदार होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। तो देखिए विटामिन ए के मुख्य स्रोत की बात करते हैं तो गाजर का नाम याद रखिएगा। गाजर जो होता है ये विटामिन ए का सबसे भरपूर स्रोत होता है। उसके अलावा पपीता में भी पाया जाता है, टमाटर में भी पाया जाता है। तो इस तरह का प्रश्न थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है, तो जब भी इस तरह का है तो खास करके आपके लिए ऑप्शन डी दिया रहता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है ना। पपीता में वैसे इनमें से मुख्य सबसे ज़्यादा पपीता होगा। चलो उसके बाद देखिए निम्न में से कौन प्रोटीन का मुख्य स्रोत नहीं है। प्रोटीन का मुख्य स्रोत, प्रोटीन खास करके जो है आपकी दूध, दही, मांस वगैरह में पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए दाल में भी, पनीर में भी, मछली में भी मिर्च नहीं है। कौन सा वसा का मुख्य स्रोत नहीं है। जितने भी तैलीय पदार्थ होते हैं उनमें वसा पाया जाता है। ठीक है ना। तो देखिए मूंगफली में पाया जाता है, अंडा में भी है। ठीक है, जो जर्दी है, मक्खन में पाया जाता है, गाजर में, गाजर यह विटामिन ए का मुख्य स्रोत है, अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आहारीय फाइबर प्रदान नहीं करता है, फाइबर प्रदान नहीं करता है। चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। आहारीय रेशे को मोटा खाना के नाम से जाना जाता है और हमारे भोजन में मोटा खाना मुख्य रूप से पादप उत्पादों के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है ना। साबुत अनाज जैसे कि आप अंकुरित चना खाइए, अंकुरित मूंग खाइए, इनमें भरपूर मात्रा में आपको फाइबर मिलता है। सैलड भी खाते हैं, उससे भी थोड़ा बहुत फाइबर मिलता है। ठीक है ना। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, दूध यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे फाइबर प्रदान नहीं होता है। ठीक है, देखिए प्रोटीन का निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत दूसरों से भिन्न है? दूसरों से भिन्न है, बताइए राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखिए मटर, चना, सोयाबीन ये सभी जो है ये पादप उत्पाद हैं, और पनीर जो होता है ये किससे पाया जाता है? तो ये जंतु उत्पाद है। ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दूध में मौजूद नहीं है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। दूध में नहीं पाया जाता है विटामिन सी। ठीक है ना, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन सी खास करके खट्टे जो फल होते हैं जैसे कि संतरा, नींबू, इन सब में पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों को पढ़ें। गेहूं, घी, आयोडीन युक्त नमक और पालक। उपरोक्त में से कौन सा खाद्य पदार्थ ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ हैं? ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ। तो ऊर्जा देने वाला जो खाद्य पदार्थ है ये कौन सा है? चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ऊर्जा देने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं ये आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, खास करके गेहूं और घी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपका पहला और दूसरा राइट आंसर होना चाहिए। तो देखिए कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर 3 में देख सकते हैं, पहला और दूसरा दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अल्पता वाले बीमारियों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, बताइए, और यहाँ से आपको राइट आंसर चुन करके बताना है। ठीक है ना। अब चलिए अल्पता वाले बीमारी के बारे में अब एक एक करके एक बार हम लोग इनको पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये कीटाणुओं के कारण होते हैं? नहीं, यह हमारे आहार में पोषक तत्व की कमी के कारण होते हैं। ठीक है ना, तो एक ये वाला सही हो गया। उसके बाद देखिए इनके संपर्क के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है? नहीं, ये संक्रमणीय नहीं होते हैं। संतुलित आहार लेकर के इन्हें रोका जा सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए चौथा और दूसरा सही है। ठीक है, चौथा और दूसरा सही है, जो कि कहाँ पर दिया गया चौथा और दूसरा? चौथा और दूसरा देखिए, तो यहाँ पर चौथा और दूसरा ऑप्शन 3 में दिया गया है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए जो चरण नीचे दिया गया है, बताइए इनमें से कौन सा सही दिया गया है? ठीक है ना, इनमें से कौन सा कूट में से चुन करके आपको बताना है, इसमें से कौन सा सही दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए इसमें से सही कौन सा दिया गया है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सही जो इसमें से सारे के सारे सही हैं, मतलब एक क्रम दिया है। ठीक है ना, तो नीचे दिए गए हैं चरण, ये चरण में आपको बनाना है, तो सीरीज वाइज। तो सबसे पहले इसमें से हम बात करते हैं तो दूसरा, दूसरा के बाद देख लीजिएगा पहला, फिर पहला के बाद आपका चौथा, और चौथा के बाद तीसरा। ठीक है ना, चौथा के बाद तीसरा, तो ये क्रम दिया गया है। ठीक है ना, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है? बताइए इनमें से कौन सा पोषक तत्व कोई भी प्रदान नहीं करता है? तो दूध में तो बिल्कुल होता है, संतरे के रस में भी है, और टमाटर के सूप में भी है, पानी में नहीं होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि पहेली बूझो और पहेली, एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। पहेली अपनी सहेली को पौधे के रेशे से बना एक उपहार देना चाहती हैं, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? तो पहेली जो है यह चुनेगी किसको? तो फ्रेंड्स यह चुनेगी आपको जूट बैग को। ठीक है ना, जूट का जो थैला होता है इसी को। कपास, जूट, रेशम, ऊन ये सभी प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, या तो पौधे से या फिर जानवरों से। क्लियर। चलिए राइट आंसर यहाँ पर जूट बैग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत दिया गया है? गलत कथन आपको बताना है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं, गलत कथन कौन सा है इसमें से। चरखे के उपयोग को स्वतंत्रता आंदोलन के एक भाग के रूप में महात्मा गांधी द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था, बिल्कुल सही है। भारत में जूट मुख्य रूप से केरल और पंजाब में उगाया जाता है, ये गलत है। भारत में जूट का उत्पादन जो होता है मेनली पश्चिम बंगाल में होता है, फिर बिहार में भी होता है। ठीक है, पूर्णिया में होता है, आपको पता है। ये वाला जो है यहाँ पर गलत दिया गया है, तो यही जो है आपका सही होगा। ठीक है ना, गलत पूछा गया है, कौन सा कथन गलत है। चलिए, और संत जो थे कबीर एक बुनकर थे। चलिए, प्राचीन काल में लोग कपड़े बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग करते थे? प्राचीन काल में लोग किसका उपयोग करते थे? तो यहाँ पर देखेंगे पेड़ की पत्तियों का, बिल्कुल पेड़ की पत्तियों का ये करते थे। ठीक है ना, पेड़ की पत्तियों का करते थे। उस समय समाचार पत्र नहीं था। ठीक है ना, उस समय समाचार पत्र नहीं था, धातु की पनिया नहीं थी, धातु नहीं था, जानवरों के खाल थे और फर थे। तो पहला और चौथा यहाँ पर राइट आंसर होगा। जूम करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है ना, तो इन्हीं चीज़ों का प्रयोग प्राचीन काल में लोग कपड़े बनाने में करते थे। क्लियर, तो पहला और चौथा राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है?
प्राकृतिक रेशा इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए कपास, जूट, सन ये प्राकृतिक हैं, नायलॉन नहीं है, नायलॉन जो है यह नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए सिंथेटिक फाइबर पौधे या जानवरों से प्राप्त नहीं होते हैं, ये रासायनिक पदार्थ से बने होते हैं जैसे कि रेयॉन, नायलॉन। ठीक है ना, ये सिंथेटिक फाइबर के उदाहरण हैं। चलो उसके बाद देखिएगा कि फाइबर बनाने के लिए पदार्थों के किस समूह का उपयोग नहीं किया जाता है? फाइबर बनाने के लिए किस समूह का उपयोग नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए रेशम, रसायन, याक के बाल, ऊँट के बाल, सन और ऊन का, इसमें से भूसी और हड्डियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि बुझो एक पेड़ की दुकान पर गया, वहाँ उन्हें एक ऐसा कपड़ा मिला जो छूने से चिकना था, उसका रंग और चमक चटक थी। कपड़ा हो सकता है, तो कपड़ा जो हो सकता है यह किसका हो सकता है? छूने में जो था वो चिकना था, मुलायम था, यह रेशम का हो सकता है। ठीक है ना। चलिए, जूट पौधे के किस भाग का उपयोग कर जूट रेशा प्राप्त करने के लिए किया जाता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए, जहाँ भी इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको पॉइंट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स ये आपका पौधे के तनों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कपड़ा प्राप्त करने के लिए सूत बुना जाता है, तो सूत जो बुना जाता है ये बुना जाता है करधे से। ठीक है ना, करधे से बुना जाता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है ना, करधा कहा जाता है, और करधे हाथ और बिजली दोनों से संचालित होते हैं। चलिए, और हाथ से चलने वाले करधे को हथकरघा और बिजली से चलने वाले उसको पावर लूम कहा जाता है। किसके लिए? तो कपड़ा प्राप्त करने के लिए सूत बुना जाता है, उसके लिए। चलिए, बीरा एक किसान है, उसके खेत की मिट्टी काली है और जलवायु गर्म है, उसे अपने खेत में कौन सा रेशा देने वाले पौधा उगाना चाहिए? जलवायु गर्म है और मिट्टी काली है, तो यानी कि उसको कपास। ठीक है ना, काली मिट्टी में कपास का सर्वोत्तम उत्पादन होता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है ना, और दक्षिण भारत में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन सब में इनका विस्तार, गुजरात में भी है, पाया जाता है, गुजरात, महाराष्ट्र में भी। देखिए कपड़ा प्राप्त करने के लिए सही क्रम क्या है? कपड़ा प्राप्त करने के लिए सही क्रम इसमें से क्या है? यहाँ से आपको आंसर चुन करके बताना है। ठीक है ना, एक मिनट, ये कट गया है, ये आपको यहाँ से स्कैन नहीं हो पाया शायद, एक मिनट देख लेता हूँ मैं। नहीं ठीक है, सही जो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्रम दिया गया है। ठीक है ना, चलिए बताइएगा कपड़ा प्राप्त करने के लिए सही क्रम। तो सबसे पहले इसमें से होगा आपका फाइबर, फिर सूत, फिर कपड़ा। ठीक है ना, तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, बुझो घर पर एक रेशे से सूत बनाना चाहता है और कार्य को पूरा करने के लिए वह निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेगा? तो यह उपयोग करेगा चरखा का। चलिए नेक्स्ट चैप्टर आ गया हमारा कि निम्न में से कौन धातु नहीं है? धातु इसमें से नहीं कौन सा है? तो देखिए ऑक्सीजन जो है ये धातु नहीं है, ऑक्सीजन एक तत्व है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में विलेय नहीं है? विलेय नहीं है, नमक बिल्कुल विलेय है, उसके बाद चीनी भी विलेय है, बालू विलेय नहीं है। ठीक है ना, तो बालू राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण नहीं है? पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण नहीं है, तो इसमें से देखिए लकड़ी जो है ये अपारदर्शी होता है, लकड़ी अपारदर्शी होता है, तो इसलिए यहाँ पर लकड़ी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, अच्छा वायु क्या है? वायु मिश्रण है या फिर यौगिक है? जरा आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो निम्न में से कौन पदार्थ जल के साथ पृथक परत बना लेते हैं? जल के साथ पृथक परत बना लेता है, तो फ्रेंड्स यह तेल है। तेल है, देखिए ऊपर तैरता रहेगा। ठीक है ना, ऊपर जल के ऊपर यह तेल तैरता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन कठोर पदार्थ का उदाहरण नहीं है? कठोर पदार्थ का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है? तो फ्रेंड्स देखिए स्पंज जो है यह कठोर पदार्थ का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किस पदार्थ में धातु नहीं होती है? अच्छा, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? चाकू से काटा जा सकता है, जरा आप कमेंट करिए पहले। सोडियम को। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम को। तो देखिए इसमें से धातु नहीं होती है, तो लकड़ी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित प्रत्येक तरल पदार्थ में एक लोहे की कील रखी जाती है, किस स्थिति में यह अपनी चमक खो देगा और फीका दिखाई देगा? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर शीतल पे होगा, शीतल पे में। ठीक है ना, शीतल पे में राइट आंसर इसका हो जाएगा। शीतल पे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप 2 में देख रहे हैं। शीतल पे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और एसिड होता है उसमें, जिसके कारण लोहे की कील में जंग लग जाएगी और वह धुंधली दिखाई देगी। ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ चुने जो पानी में पूर्णतः घुलनशील है?
एक पदार्थ चुनिएगा जो पानी में पूरी तरह से घुलनशील है। तो पानी में पूरी तरह से घुलनशील जो है ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज पानी में पूरी तरह से घुलनशील है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आपको निम्नलिखित सामग्रियां प्रदान की जाती है। आवर्धक लेंस, दर्पण, स्टेनलेस स्टील प्लेट और कांच का गिलास। देखिए आप उपरोक्त में से किस सामग्री को पारदर्शी के रूप में पहचानेंगे। पारदर्शी के रूप में आप किसको पहचानेंगे? तो यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं आपको पारदर्शी के रूप में पहचानूंगा आवर्धक लेंस को और एक कांच के गिलास को। तो पहला और चौथा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन 3 में दिया गया है। चलिए, बुझो को एक थैला मिला जिसमें निम्नलिखित सामग्री थी। दर्पण, तेल से सना कागज, चुंबक और कांच का चश्मा। बुझो को उस सामग्री को पता लगाने में मदद करें जो अपारदर्शी है। अपारदर्शी इसमें से कौन सा है बताइएगा? अपारदर्शी इसमें से कौन सा है? करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? अपारदर्शी इसमें से कौन सा है? तो यहाँ पर देख लीजिएगा, पहला और तीसरा जो है अपारदर्शी, पहला और तीसरा, ठीक है। बाकी तेल आप कागज़ में हम लोग बचपन में माथा में रगड़ लेते थे और जो कागज़ पर तेल लग जाता था तो आर पर दिखाई देता था। तो ये आपका बिल्कुल है, ठीक है ना। चलिए, ये आपका यहाँ पर देख लीजिएगा कि मतलब अपारदर्शी है ये। दर्पण और दर्पण पर एक तरफ देखिए लेप किया रहता है, तो उधर से उधर तो जाए, अगर आप पारदर्शी रहता तो अपना हम लोग चेहरा नहीं देख सकते थे ना। तो ये दोनों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, कक्षा में एक गतिविधि करते समय शिक्षक ने पहेली की पारभासी सामग्री सौंपने के लिए कहा। पहले निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री चुनकर अपने शिक्षक को देगी बताइए? पारदर्शी। तो ये कांच का गिलास हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कर लेंगे। एक मिनट रुक दीजिए। क्या प्रश्न पूछा है? पारभासी पूछा है, पारदर्शी नहीं पूछा, पारभासी पूछा है, ठीक है ना। तो वे सामग्री जो आंशिक रूप से प्रकाश को अपने अंदर से गुजरने देती है उसको पारभासी कहते हैं। तो ये मलमल का कपड़ा होगा। पारदर्शी पूछता तब कांच का गिलास होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा जोड़ा पानी के आधे भरे गिलास में तैरता रहेगा? प्लास्टिक की गेंद, ये दोनों तैरता रहेगा, ठीक है। इसमें से आपका ये पंख और प्लास्टिक की गेंद हो जाएगा। चलिए, सेफ्टी पिन बनाने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सेफ्टी पिन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्टील और प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चमकदार नहीं है? इसमें से चमकदार जो है कौन सा पदार्थ नहीं है? लकड़ी नहीं है, बाकी देखिए सब चमकीले पदार्थ हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? इसमें से सत्य नहीं है। सभी कथन को पढ़े। देखिए, सामग्री को मनोरंजन के लिए समूहीकृत किया गया है, ऐसा नहीं है। सामग्री को उनकी विशेष जो है सामग्री को उपयोग और उनके गुण के आधार पर, ठीक है ना, और उनके उद्देश्य पर निर्भर करता है जिसे हम उपयोग में लाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 3 जो है ये सही नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से बेजोड़ का पता लगाएं, मतलब जो आपका अलग है थोड़ा सा। तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो अलग आपका इरेजर है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा, बाकी ये सब धातु के हैं। कार के फ्रंट ग्लास यानी कि विंड स्क्रीन को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है? कार का जो फ्रंट ग्लास है तो ये पारदर्शी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पारदर्शी करेक्ट आंसर हो जाएगा ताकि आगे ड्राइवर देख सके सड़क पर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर आ गया कि निम्न में से पदार्थों का पृथक्करण करने की विधि कौन सी है? तो ये आपका सारी की सारी विधि है, तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया कि अनाज से पत्थरों का पृथक्करण किस विधि से करते हैं? तो अनाज में पत्थर है, चावल में आप कंकड़ बीनते हैं तो ये हाथ से बीन लेते हैं, हाथ हस्त चयन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रेत एवं जल के मिश्रण से जल का पृथक्करण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यह विधि है निस्तारण विधि, ठीक है। निस्तारण विधि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, निस्तारण विधि का उपयोग करते हैं, ये सब ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, द्रव तथा उसमें अविलय पदार्थों का पृथक्करण किस विधि से करते हैं हम? द्रव और उसमें अविलय पदार्थ जो हैं तो ये निस्यंदन विधि, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कि वह विलयन जिसमें कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके वह उस पदार्थ का खाली स्थान दिया गया विलयन कहलाता है। VVI क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स, उसको संतृप्त कहा जाता है, ठीक है ना, उसको संतृप्त विलयन कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी ठोस पदार्थ की विलयता द्रव के तापमान बढ़ाने पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताप बढ़ाने पर घटता है, बढ़ता है, क्या होगा? तो फ्रेंड्स, ये बढ़ता है, ठीक है ना, बढ़ता है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बढ़ता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है।
देखिए, द्रव में घुले ठोस को पृथक करने के लिए कौन सी प्रक्रिया काम में ली जाती है? द्रव में घुले ठोस को पृथक करने के लिए तो ये जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया कौन सी है? वाष्पन है। ठीक है, वाष्पन कर दीजिएगा तो आ जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि पहेली ने कुछ सब्जियां जैसे कि फ्रेंच बीन, भिंडी, हरी मिर्च, बैंगन, आलू सभी मिलाकर के एक थैले में खरीद लिया और उन्हें अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पृथक्करण विधि सबसे उपयुक्त है? तो ये हाथ से सबको अलग कर लेगी चुन करके, ठीक है ना। देखिए, उसके बाद देखिए, बुझो जो है उसकी दादी मधुमेह से पीड़ित हैं, मधुमेह यानी कि डायबिटीज से, ठीक है, और डॉक्टर ने उन्हें कम वसा वाली लस्सी लेने की सलाह दी है। इसे तैयार करने के लिए बुझो के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? तो बुझो के लिए सबसे उपयुक्त विधि जो है इसमें से आपका मंथन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि आप निस्यंदन विधि का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस मिश्रण को अलग करेंगे? निस्यंदन विधि का उपयोग करके, ठीक है ना। देखिए, निस्यंदन के बारे में मैंने आपको बताया था कि द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थों का पृथक्करण निस्यंदन विधि से किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दूध में यहाँ पर कॉर्नफ्लेक्स, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि डंठलों के बंडलों से अनाज को अलग करने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है? तो यह विधि जो है, यह विधि थ्रेसिंग है। थ्रेसिंग विधि है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। थ्रेसिंग विधि है, अनाज को जब हम काट के लाते हैं तो उसको इसी विधि से, उसकी फली से अलग करते हैं। देखिए, नीचे 4 मिश्रण दिए गए हैं, राजमा और चना, दालें और चावल, चावल के टुकड़े और मक्का, और आलू, वेफर्स और बिस्कुट। इनमें से किससे विनोइंग विधि के द्वारा अलग करेंगे? विनोइंग मतलब होता है ओसौनी, गांव में बोलचाल में हम ओसौनी बोलते हैं ना, जिसके द्वारा हम लोग भूसे से अनाज को अलग करते हैं, ठीक है ना, विनोइंग विधि के द्वारा। तो इसमें से राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तीसरा और चौथा इसका राइट आंसर होगा। अब तीसरा और चौथा में क्या दिया गया? चावल के टुकड़े और मक्का, ठीक है, और आलू, वेफर्स और बिस्कुट। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चपाती बनाते समय पहेली ने पाया कि प्रयोग किए जाने वाले आटे में गेहूं के दाने मिलाए गए थे। आटे से अनाज को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? तो वो क्या करेगी? छान लेगी इसको चलनी से। जो आटा हम लोग बनाने से पहले गांव में आप देखे होंगे, आजकल तो खैर पैकेट में ऐसा नहीं होता है। देखिए, अपने घर पर मक्खन और मलाई से घी बनाते हुए देखा होगा, घी के अवशेष से अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये विधि जो है इसको निस्सारण विधि कहा जाता है, ठीक है ना। इसको कहा जाता है निस्सारण विधि, इसको कहा जाता है निस्तारण विधि या निस्सारण विधि, निस्तारण भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संयोजन इसमें से सही दिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। ये यहाँ से आपको आंसर चुन करके बताना था। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर निस्तारण और आपका निस्पंदन राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर होता है इसका। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक गतिविधि में एक शिक्षक ने पानी से आधे बड़े गिलास में थोड़ी मात्रा में ठोस कॉपर सल्फेट घोला। विलियम से ठोस कॉपर सल्फेट वापस पाने के लिए आप किस विधि का उपयोग करेंगे? तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम लोग वाष्पीकरण करेंगे, ठीक है ना। वाष्पीकरण यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्म करने पर पानी वाष्पित हो जाएगा और कॉपर सल्फेट प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए, गर्मियों के दौरान बुझो अपने स्कूल में एक पारदर्शी प्लास्टिक की बोतल में पानी ले जाता है। एक दिन वह अपनी बोतल स्कूल में ही छोड़ गया और बोतल में अभी भी थोड़ा सा पानी बचा हुआ था। अगले दिन उसने बोतल के खाली हिस्से की भीतरी सतह पर कुछ पानी की बूंदें देखी। यानी कि पानी की बूंदों का निर्माण किसके द्वारा हुआ है, बताइए? तो फ्रेंड्स, ये हुआ है किसके द्वारा? फ्रेंड्स, ये हुआ वाष्पीकरण और संघनन के द्वारा, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये वाला देखिए, पहेली ने बुझो से एक गिलास पानी मांगा और उसने उसे एक गिलास बर्फ का ठंडा पानी दिया। पहेली ने गिलास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें देखी और बुझो से पूछा कि ये पानी की बूंदें कैसे बनी हैं। तो बुझो ने उत्तर क्या दिया? इसमें से बताइए राइट आंसर क्या होगा सही? तो दिया कि वायुमंडलीय जलवाष्प का संघनन के कारण, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ गया हमारा कि निम्नलिखित में से वह परिवर्तन चुनिए जिसे उल्टा किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, उल्टा किया जा सकता है तो इसमें से आपका घी का पिघलना है, पिघलता है फिर से वो जम भी जाएगा। पेड़ काट दीजिएगा, फिर से नहीं लगा सकते हैं। मोमबत्ती जला करके फिर से आप उसको फिर से वापस नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका रिवर्सिबल आप कह सकते हैं, रिवर्सिबल, ठीक है ना। चलिए, उत्क्रमणीय जिसको कहेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन उल्टा नहीं किया जा सकता है? उल्टा नहीं किया जा सकता है, बताइए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीमेंट का सख्त होना, ठीक है। चलिए, लोहे की रिंग को गर्म किया जाता है, तो इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? गलत इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ गलत दिया गया है। चलिए बताइए। तो इसमें से देखिएगा,
तो रिंग अपना आकार बदलता है और परिवर्तन को उल्टा नहीं किया जा सकता, बिल्कुल इसको उल्टा किया जा सकता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मोमबत्ती जलाते समय पहेली ने निम्नलिखित में से क्या देखा। पहेली ने क्या देखा, तो पहेली ने देखा कि मोम पिघल रहा था और पिघला हुआ मोम जम भी रहा था। तो पहला और चौथा सही है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर आपका मोमबत्ती जल रही थी, मोम जलाते समय, मोमबत्ती जलाते समय, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, उल्टा किया जा सकता है, उल्टा जिसको किया जा सकता है, ठीक है ना। तो उल्टा आपको मोम पिघल रहा है तो पिघल के जमेगा, फिर इसको जला करके उल्टा किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला और चौथा यहाँ पर आपका उल्टा किया जा सकता है इनको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक को उसके घोल यानी कि पानी में घुला हुआ नमक से अलग कैसे किया जा सकता है। चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। पानी में नमक का एक मिश्रण परिवर्तन है जिसे वाष्पीकरण के द्वारा उल्टा किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि चपाती को बेलना और चपाती को पकाना, ये क्या परिवर्तन है। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, एक बार पढ़ करके जाइएगा आप लोग, ठीक है, वहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो क्रमशः उल्टा किया जा सकता है और उल्टा नहीं किया जा सकता। बेलना उल्टा किया जा सकता है और चपाती पक जाएगा तो उसको फिर से आप उल्टा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। बेल करके फिर उसको आप क्या करिए, फिर से आप आटा में गूँथ लीजिए, आपकी मर्जी। देखिए, लोहे के रिम लकड़ी के पहिए से थोड़ा छोटा बनाया जाता है और आमतौर पर लकड़ी के पहिए में लगाने के लिए पहले हम रिम को गर्म किया जाता है, क्योंकि गर्म करने पर लोहे का रिम गर्म हो जाता है, बताइए, और पहले फैलता है और फिर शीतल होकर के अनुबंध होकर सिकुड़ जाता है, ठीक है ना। इसीलिए वो लकड़ी के पहिए पर फिट बैठता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट आंसर हो जाएगा। एक बार छोटा कर देता हूँ, अब आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए, अब अगला चैप्टर आ गया हमारे कि पत्तियां, पुष्प एवं फल पेड़ के किस हिस्से में पाया जाता है। पत्तियां, पुष्प और फल जो है यह पेड़ के किस हिस्से में पाया जाता है, चलिए बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये तना में पाया जाता है, ठीक है ना, तना में हम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पौधे के किस हिस्से में फलक होते हैं। पौधे के किस हिस्से में फलक होते हैं, बताइए। तो देखिए, पत्ती के 3 भाग होते हैं, एक आपका पर्णाधार होता है, एक पर्णवृत्त होता है और एक फलक होता है यानी कि पटल होता है। तो ये पत्ती का भाग है, इसको आप ध्यान रखिएगा। पर्णफलक पत्ती का चपटा तथा फैला हुआ भाग होता है और पर्णफलक की विविधता पत्ती की विविधता का मुख्य कारण होता है, ठीक है। चलिए, पौधे का कौन सा हिस्सा उसके लिए भोजन तैयार करने में सहायक होता है। तो ये पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन तैयार करती हैं। पत्तियों में क्या पाया जाता है, हरित लौक पाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पत्ती राइट आंसर हो जाएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, देखिए, हरी पत्तियाँ सूर्य के प्रकाश में उपस्थित किस विधि द्वारा भोजन बनाती हैं। तो ये ऑब्वियसली प्रकाश संश्लेषण है। चलिए, वैसी जड़ें जिसमें कोई भी मुख्य जड़ नहीं होती है क्या कहलाती है। कोई भी उसमें मुख्य जड़ नहीं होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं हम लोग झकड़ा जड़, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे। देखिए, अगला प्रश्न कर लेंगे हम लोग कि पुष्प के केंद्र के भाग को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, उसको कहा जाता है हम लोग स्त्री केसर, ठीक है ना। स्त्री केसर यह मादा भाग है और स्त्री केसर एक फूल का बीजांड उत्पादक भाग है। स्त्री केसर का कार्य क्या है, पराग प्राप्त करना और बीज उत्पन्न करना, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये आपका और पुंकेसर नर भाग होता है। इनमें से कौन पुष्प का भाग नहीं है, पुष्प का भाग इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें से आप देखेंगे तो पुष्प का भाग जो है इनमें से सभी हैं, पुंकेसर, स्त्री केसर, पंखुड़ी, ये सभी हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि आप घास में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का संयोजन देखेंगे, बताइएगा। राइट आंसर इसका क्या होगा। यहाँ पर देखिए, चारों ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा कि समानांतर सिरा विन्यास और रेशेदार जड़, ठीक है। पत्ती में यहाँ पर क्या पूछा गया, घास में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का संयोजन देखेंगे। तो देखिए, पत्ती में सिराओं द्वारा बनाई गई जो डिजाइन होती हैं उसको सिरा विन्यास कहा जाता है और घास की पत्तियों में सिराएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं और ये समानांतर सिरा विन्यास है, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, समानांतर सिरा विन्यास और रेशेदार जड़। चलो, उसके बाद देखिएगा कि तने की विशेषताओं को और पौधे की श्रेणी के बीच निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है। इसमें से सही मेल इसमें से कौन सा है, यहाँ पर देखिएगा तो सही मेल ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है लता कहलाता है, ठीक है ना।
हरा कोमल तना, ये झाड़ी गलत दिया गया है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। हरे और कोमल तने वाले पौधे को जड़ी बूटी कहा जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा तने का प्राथमिक कार्य नहीं है। तने का प्राथमिक कार्य की बात करते हैं तो देखिए, तने का जो प्राथमिक कार्य होता है ये प्रकाश संश्लेषण, ये नहीं है प्राथमिक कार्य, ठीक है ना। पानी का संचयन, शाखाओं का गठन, फूल और फल लगते हैं उस पर, ये कार्य है, ये पत्तियों का कार्य है प्रकाश संश्लेषण। चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है। सही मेल इसमें से देखिएगा, न से वाष्प उत्सर्जन। वाष्प उत्सर्जन नामक प्रक्रिया द्वारा जो है पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है, इसलिए वाष्प उत्सर्जन पत्तियों का कार्य है। तो यहाँ पर ये पत्तियों का कार्य है, तो ये वाला सुमेलित नहीं है। चलिए उसके बाद देखिए, प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित वाक्य पढ़े और यहाँ से आपको सही चुन करके बताना है, ठीक है ना। चलिए एक एक करके अब हम लोग इसमें से पढ़ेंगे। देखिए, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और पानी आवश्यक है। नीचे क्या पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सत्य है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश सत्य है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। उसके बाद बात करते हैं तो आपका यहाँ पर देखिए क्लोरोफिल और पानी आवश्यक है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश तथा उसमें उपस्थित क्लोरोफिल की उपस्थिति में पत्तियाँ अपना भोजन तैयार करती हैं, ठीक है ना। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हवा से पानी, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होता है और ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन अवशोषित होता है और प्रोटीन प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनते हैं। तो यहाँ पर आपका ये वाला तो गलत हो गया, पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण करती हैं, ये सही है। और सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और पानी आवश्यक होता है। तो मेरे हिसाब से तो पहला, दूसरा और तीसरा होना चाहिए। आप लोग जवाब दीजिएगा इसमें से, लेकिन इसमें से अगर चुनेंगे तो दूसरा और चौथा होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फूल के मादा भाग का गठन करता है। मादा भाग का गठन, तो फ्रेंड्स ये आपका कार्पेल है, जयांग है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। जयांग ये वाला आप इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जयांग है, इसमें जयांग, शैली और अंडाशय शामिल होता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला चैप्टर आ गया हमारा, शरीर के आंतरिक भागों की सुरक्षा कौन प्रदान करता है। तो ये सुरक्षा करता है हमारा कंकाल तंत्र, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हड्डी से हड्डी को जो जोड़ता है, हड्डी को जो हड्डी से जोड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्नायु। हिंदी में इसको हम लोग स्नायु कहते हैं, अंग्रेजी में इसको लिगामेंट कहते हैं। और हड्डी और मांसपेशी को जो जोड़ता है उसको हम लोग टेंडन कहते हैं, कंडरा कहते हैं, ठीक है। हाँ, अंग्रेजी हिंदी हो सकता है मैं उल्टा बोल दूं, लेकिन टेंडन और लिगामेंट आप याद रखिएगा, ठीक है ना। हड्डी हड्डी को जोड़ता है लिगामेंट, और हड्डी और मांसपेशी को टेंडन। चलिए उसके बाद और देखिए, हड्डी और जो उपास्थि है ना हमारा, अस्थि और उपास्थि, ये संयोजी ऊतक के उदाहरण है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये संयोजी ऊतक के उदाहरण है। चलिए, शरीर का वह हिस्सा जहाँ दो अस्थियाँ मिलती हैं क्या कहलाती हैं। तो इसको उपास्थि कहा जाता है, ठीक, संधि कहा जाता है, संधि, सॉरी संधि इसको कहा जाता है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संधि बोलेंगे। जहाँ पर दो अस्थियाँ मिलती हैं उनको हम लोग संधि बोलेंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। संधि शरीर के उन स्थानों को कहते हैं जहाँ दो अस्थियाँ एक दूसरे से मिलती हैं, जैसे कि कंधी, आपका कंधा, घुटना, ये आपका कोहनी और कुल्हा का जोड़ जो है। केंचुए के शरीर में बताइएगा क्या होता है, केंचुए के शरीर में पेशियाँ होती हैं, यहाँ हड्डी है, यहाँ उपास्थि है, और यहाँ पर देखिए पेशियाँ दिया गया है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, पेशियाँ होती हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, और ये किस संघ में आता है केंचुआ, तो एनेलिडा संघ में आता है, इसको भी आप याद रखिएगा, एनेलिडा संघ में आता है। चलिए, मानव कंकाल का खोपड़ी हिस्सा जो है शरीर के किस हिस्से की रक्षा करता है। तो ये शरीर के किस हिस्से का, मस्तिष्क का रक्षा करता है, ठीक है। तो मस्तिष्क राइट आंसर हो जाएगा। तिलचट्टा में कुल कितने जोड़े पैर पाए जाते हैं, तो तिलचट्टा में 6 पैर पाया जाता है और 2 जोड़ी पंख पाया जाता है। 6 पैर यानी कि 3 जोड़ी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जंतु की अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होती है। किस जंतुओं की अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होती हैं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, पक्षियों की अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होती है, जिसके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। ये पक्षी राइट आंसर होगा। मछली का शरीर कैसा होता है, मछली का शरीर जो होता है ये कैसा होता है, तो फ्रेंड्स ये धारा रेखीय होता है, और इसकी विशेष आकृति के कारण ही जल में यह इधर उधर बह करके निकल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका धारा रेखीय होगा।
चलिए, हमारे शरीर के निम्नलिखित में से कौन सा अंग हमें चलने फिरने में मदद करता है? तो हमें चलने फिरने में मदद करता है कौन सा अंग? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, नीचे चुन करके आपको आंसर बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हड्डी और आपका और एक अंग है यहाँ पर मांसपेशी, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला और तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अचल है? कौन सा जोड़ अचल है? जोड़ नहीं, जोड़ है, जोड़ा, ज्वाइंट, ठीक है ना। बताइए, तो इसमें से कौन सा अचल है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी, ये अचल है। बाकी घुटना, जोड़, कंधा, बाँह, ये सब, निचला जबड़ा, ऊपरी जबड़ा, ये सब जो है ये चल है, यानी घूम फिर सकते हैं, ये अचल है। चले, निम्नलिखित में से किस जीव में गति के लिए मांसपेशियों और कंकाल दोनों नहीं होते हैं? किस में नहीं होते हैं? तो फ्रेंड्स ये घोंघा में नहीं होते हैं। घोंघा जो आता है ये मोलास्का संघ में आता है, ये मोलास्का संघ में आता है घोंघा, याद रखिएगा, ठीक है। पानी के अंदर गोताखोर अपने पैरों पर पंख जैसे विसर्प पहनते हैं, अपने पैरों पर ये पंख जैसे विसर्प पहनते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्यों पहनते हैं, यहाँ पर आपका दिया गया है कि पानी में आसानी से तैरने के लिए। उसके बाद देखिए आगे दिया गया है कि मछली की तरह दिखने के लिए, पानी की सतह पर चलने के लिए, या समुद्र के तल पर चलने के लिए, तो नहीं, पानी में आसानी से तैरने के लिए। चलो, उसके बाद देखिएगा कि घोंघा किसकी मदद से चलता है? घोंघा जो है ये चलता किसकी मदद से है? तो ये मांसपेशी वाला पैर की मदद से। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि एक हड्डी को हिलाने के लिए कितनी मांसपेशियां एक साथ काम करती हैं? तो एक मांसपेशी जो है आपका केवल एक मांसपेशी केवल खींच सकती है, धक्का नहीं दे सकती। इस प्रकार से एक हड्डी को हिलाने के लिए दो मांसपेशी एक साथ काम करने के लिए आवश्यकता होती है, कम से कम दो, ठीक है ना। चलिए, अगला चैप्टर है गया हमारा वह स्थान जहां पौधे, जंतु और अन्य जीव एक साथ रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स देखिए, इसमें प्रश्नों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। 6th क्लास साइंस, 7th क्लास और 8th क्लास का साइंस एक साथ किया जाए तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, काफ़ी बोरिंग भी होगा। तो मैंने क्या किया है, एक वीडियो में 6th क्लास, एक वीडियो में 7th क्लास और एक वीडियो में 8th क्लास, लगातार हम आपको बैक टू बैक मैं ये सेशन आपको उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो फ्रेंड्स इसको आवास कहा जाता है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, पौधे और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें आवास विशेष में रहने के लिए अनुकूल बनाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है अनुकूलन। उसको क्या कहा जाता है? उसको अनुकूलन कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, उसको अनुकूलन कहा जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रजनन करता है? तो सजीव प्रजनन करेगा, ठीक है ना, ये सजीव का लक्षण है प्रजनन। उसके बाद बात करते हैं आप, वृद्धि भी है, श्वसन भी है, ठीक है, ये सब आपका सजीव का है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन जैव घटक के अंतर्गत नहीं आते? जैव घटक, तो जैव घटक के अंतर्गत नहीं आएगा इसमें से आपका जल। जल जो आता है ये आपका अजैव घटक के अंतर्गत आता है, ठीक है, जैव घटक के अंतर्गत नहीं आएगा, यह आपका अजैव घटक के अंतर्गत आएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है कि सजीवों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है? सजीवों के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ की निष्कासन होता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्सर्जन, ठीक है, उत्सर्जन बोलते हैं। वातावरण में होने वाली किसी भी परिवर्तन के लिए किया गया अनुक्रिया क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स यह क्रिया जो है यह कहलाता है आपका उद्दीपन, ठीक है, उद्दीपन बोलते हैं इसको। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया आपने पढ़ा होगा क्लास 6th में ही, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा जीव त्वचा द्वारा श्वसन की क्रिया करता है? त्वचा के द्वारा श्वसन की क्रिया जो करता है यह आपका केंचुआ है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे आवास नहीं कहा जा सकता है? किसको आवास नहीं कहा जा सकता है? तो मवेशियों के चरने वाली जो खेती योग्य भूमि है उसको आवास नहीं कहा जाएगा, ठीक है ना, उसको आवास थोड़ी बोलते हैं। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि मरुस्थलीय पौधे की कुछ विशेषता है, बताइए। अच्छा, मरुस्थल में जो उगने वाले पौधे हैं ना उसको क्या कहा जाता है? उनको जीरोफाइट्स कहा जाता है, उनको जीरोफाइट्स कहा जाता है, उनको जीरोफाइट्स, मरुस्थलीय उगने वाले पौधे को जीरोफाइट्स, ये प्रश्न पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी ऑप्शन को देख लीजिए। देखिए, इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहराई तक बढ़ती हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट आंसर हो जाएगा। पानी की तलाश में ये काफ़ी नीचे तक चली जाती हैं, ठीक है। चलिए, और रेगिस्तानी पौधे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी वाष्पीकृत करते हैं, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अच्छा, 1 मिनट रुक जाइए, इसमें से चुन करके बताना, मैंने तो केवल आपको ये बता दिया चौथा,
नहीं, आपका इसमें से ये वाला चौथा होगा, यानी कि तीसरा और चौथा सही होगा। तो यहाँ पर देखिए चौथा तो मैंने पढ़ा था, तीसरा मैंने पढ़ा ही था। वे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी खोते हैं, तो तीसरा और चौथा राइट आंसर होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और इनकी जो पत्तियाँ होती हैं ना, ये भी आप जान लीजिएगा, इनकी पत्तियाँ जो होती हैं ये बहुत छोटी होती हैं या कांटों के आकार की तरह होती हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बूझों को एक ऐसा जानवर मिलता है जिसका शरीर सुडौल और फिसलन भरा है। जानवर का निवास स्थान क्या है? तो निश्चित रूप से वह जानवर पानी का होगा। ठीक है ना, पानी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सजीव प्राणियों के लक्षण है? श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। एक मिनट देख लीजिए, पहला, दूसरा और चौथा। मेरे हिसाब से तो इसका 4 आना चाहिए आंसर। श्वसन है, प्रजनन है, उत्सर्जन भी होगा, तो आपका पहला आंसर होना चाहिए। ठीक है ना, 11 का राइट आंसर मेरे हिसाब से पहला होना चाहिए। 1 मिनट, 4 में क्या दे रहा है? अच्छा, 4 में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अनुकूलन भी तो है ना, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए केंचुए किसके माध्यम से सांस लेते हैं? तो केंचुए सांस लेते हैं किसके माध्यम से? त्वचा से, अभी मैंने बताया था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया का उदाहरण नहीं है? चलिए बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इसमें से क्या होगा? तो यहाँ पर देख लीजिए आप सभी, अंडे से चूजा निकलना, ये आपका उदाहरण नहीं है। बाकी हम देखिए जब स्वादिष्ट भोजन को हम लोग खाद्य पदार्थ को देखते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, छूने पर मिसोसा पैदी की पत्तियों का बंद होना, ये सब है। ठीक है ना, ऑप्शन 4 होगा। पौधे में श्वसन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो श्वसन दिन और रात दोनों समय में होता है। ठीक है, चलिए पौधे अपना भोजन केवल दिन में ही बनाते हैं, जबकि उनमें श्वसन दिन रात दोनों में होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन के बारे में गलत कथन दिया गया है? उत्सर्जन के बारे में गलत कथन दिया गया, तो यहाँ से पढ़िएगा। देखिए उत्सर्जन केवल अतिरिक्त पानी से छुटकारा पाने की प्रक्रिया है। सजीवों द्वारा अपशिष्ट उत्पाद से छुटकारा पाने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर पूछा गया है और देख लीजिए कि इसमें शरीर के ठोस अपशिष्ट और पानी को बाहर निकालना शामिल है। कुछ पौधे अपशिष्ट उत्पादों के स्राव के रूप में हटा देते हैं इसको। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन प्रजनन से संबंधित नहीं है? चलिए पढ़ेंगे सभी को। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा, यहाँ पर पेड़ की शाखा से एक नया पत्ता निकल रहा है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा कि पुनरुत्पादन के संबंध में नीचे से बेमेल को चुनें। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा आम के पेड़ की जड़ें। ठीक है ना, आम की पेड़ की जड़ें। ठीक है ना, तो इसका प्रजनन में कोई भूमिका नहीं है इसीलिए। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि यद्यपि जीव मर जाते हैं फिर उनकी प्रजाति पृथ्वी पर जीवित होती है, जीवित जीवों की कौन सी विशेषता इसे संभव बनाती है? तो यह आपका प्रजनन है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा कि यदि आप रेगिस्तान में जाते हैं तो आपके द्वारा उत्सर्जित मूत्र में क्या परिवर्तित देखने की उम्मीद करते हैं? बताइएगा। तो कम मात्रा में मूत्र उत्सर्जित होगा। ठीक है ना, और क्या होगा? और इसमें से क्या होगा? और इसमें से आपका गाढ़ा मूत्र उत्सर्जित होगा। तो पहला और यहाँ पर देखिए तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अगला चैप्टर आ गया हमारा कि निम्न में से कौन सी प्रणाली मापन के लिए समस्त संसार में मान है? तो ये एसआई यूनिट है। ठीक है ना, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? लंबाई का मीटर होता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। लंबाई का क्या होगा फ्रेंड्स? लंबाई का आपका मीटर हो जाएगा। चलिए जब कोई वस्तु एक निश्चित अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है तो उस गति को क्या कहते हैं? उस गति को कहा जाता है क्या? उस गति को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उसको आवर्त गति कहा जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि एक पत्थर वृत्तीय पथ के अनुदिश गति कर रहा है, उस गति को कहते हैं? तो उसको वर्तुल गति कहा जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, वृत्तीय गति उसको कहा जाता है। ठीक है ना, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है? समय के साथ, समय के साथ बताइए। तो फ्रेंड्स इसको गति कहा जाता है। ठीक है ना, यदि कोई वस्तु अन्य वस्तु की तुलना में समय के सापेक्ष में अपना स्थान परिवर्तन करती है तो उसे वस्तु की इस अवस्था को गति कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि एक वक्र रेखा की लंबाई को मापने के लिए उपयोगी तरीका क्या है?
तो उपयोगी तरीका जो है फ्रेंड्स ये आपका धागे के द्वारा, ठीक है ना, धागे के द्वारा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि टेबल फैन में पंखों की गति किस गति का उदाहरण है। पंखे की गति जो है यह उदाहरण किसका है, तो घूर्णन कर रहा है यह, ठीक है ना, घूर्णन कर रहा है एक वृत्तीय पथ पर, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर होगा। चलिए दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी आमतौर पर किस में मापेंगे आप, तो किलोमीटर में मापेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समय अंतराल को व्यक्त नहीं करता है, तो एक स्कूल अवधि ये आपका समय अंतराल व्यक्त नहीं करता है, ठीक है। एक स्कूल अवधि, 1 मिनट रुक दिया, और भी दिया गया स्कूल में पहली घंटी का समय, इसमें से राइट आंसर दिया गया है चौथा, ठीक है ना, इसमें चौथा आंसर दिया गया इसका। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रछाया, छाया और परावर्तन, किसी प्रकार की वस्तुएं अपने से होकर प्रकाश नहीं गुजरने देती हैं। तो ये वस्तुएं कौन सी हैं भाई, तो ये अपारदर्शी हैं, अपारदर्शी वस्तुएं हैं, इसीलिए तो अपने से होकर के प्रकाश नहीं गुजरने देगी। चलिए निम्न में से कौन से पदार्थ छाया का निर्माण करता है, छाया का निर्माण जो करेगा ये अपारदर्शी करेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रकाश डैश रेखा में गमन करती हैं, प्रकाश जो है यह सीधी रेखा में गमन करती हैं, ठीक है, यह हमने पढ़ा भी है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन पारदर्शी वस्तु है, ये ऑलरेडी मैंने आपको कराया था, इसमें से शीशा इसमें से देखिए पारदर्शी वस्तु होगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स कौन दीप्त पिंड का उदाहरण नहीं है, दीप्त पिंड का उदाहरण इसमें से नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि सूची छिद्र कैमरा में कितने बॉक्स की जरूरत पड़ती है, तो इसमें पड़ेगी आपका 2, ठीक है ना, 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ये देखिए दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो दूर की वस्तु को देखने के लिए हम उपयोग करते हैं दूरदर्शी का, ठीक है ना, दूरदर्शी का इस्तेमाल हम लोग दूरबीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विद्युत परिपथ आ गया, विद्युत धारा परिपथ, 2 या 2 से अधिक सेलों का संयोजन को क्या कहा जाता है, 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, उसको बैटरी कहा जाता है, ठीक है ना। और बैटरी में धारा जो है निगेटिव से पॉजिटिव की ओर बहती है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है, तो इसमें से आपका लोहा सुचालक हो जाएगा, ठीक है ना। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टंगस्टन का बना होता है। बैटरी में कुल कितने टर्मिनल होते हैं, तो 2 टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। देखिए एक निम्न में से कौन सा विद्युत का हिस्सा नहीं है, तो इसमें से आप विद्युत का हिस्सा जो नहीं है वो आपसे पूछा जा रहा है, तो विद्युत का ये सभी हिस्सा है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए बैटरी में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो फ्रेंड्स ये होती है आपका ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विद्युत रोधक है, तो इसमें से लकड़ी विद्युत का कुचालक है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है ये आपका कौन सा है, चांदी है, ठीक है ना। चलिए चुंबकों द्वारा मनोरंजन, चुंबक की खोज सबसे पहले किसने किया था, चुंबक की खोज सबसे पहले किसने किया था, चलिए बताइएगा चुंबक की खोज सबसे पहले किसने किया था, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। तो सबसे पहले जो है ऐसा एक किंवदंती है कि एक आपका मैग्नस नाम का एक चरवाहा था जो ग्रीस का था, उसी ने खोजा था, ठीक है ना। तो यहाँ मैग्नस दिया गया। वैसे अगर वैज्ञानिक पूछा जाए तो ये ब्रिटिश भौतिकविद थे विलियम गिलबर्ट, ठीक है ना। चलिए चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, तो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, 2 ध्रुव होते हैं। चुंबक लोहे को क्या करता है, आकर्षित करता है या विकर्षित करेगा, आकर्षित करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो इसमें से चुंबकीय पदार्थ जो नहीं है ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये कौन सा नहीं है, तांबा चुंबकीय पदार्थ नहीं है, ठीक है ना। चुंबकीय पदार्थ तांबा इसमें से नहीं है। जिन पदार्थों को चुंबक की ओर आकर्षित नहीं करती है ना अपने ओर, उसी को गैर चुंबकीय कहा जाता है, तो ये तांबा है, ठीक है। तांबा है, शीशा है, जस्ता है, एल्युमिनियम है, ये सब नहीं आएगा। 2 समान चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, समान है तो विकर्षित होगा, यानी कि उसको आकर्षित, और प्लस माइनस है तभी तो आकर्षित करेगा, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए छठा प्रश्न है कि कंपास जो है दिक्सूचक यंत्र, इसका इस्तेमाल किसके निर्धारण में होता है, तो दिशा के निर्धारण में, ठीक है। और दिक्सूचक यंत्र का इस्तेमाल सबसे पहले चीनियों ने किया था, चीनियों ने अरबों को सिखाया और अरबों ने यूरोपवासियों को सिखाया था। चलिए उसके बाद देखिए चुंबक का चुंबकीय गुण तापमान बढ़ाने पर क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ये बताइएगा तापमान बढ़ाने पर उसका चुंबकीय गुण घट जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबक की उत्तरी ध्रुव की पहचान किसके द्वारा की जा सकती है, तो उत्तरी ध्रुव की पहचान जो है ये की जा सकती है आपके किस प्रकार से,
एक अन्य चुंबक जिसके ध्रुवों को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के रूप में चिन्हित किया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छड़ चुंबक को लोहे के बुरादे के ढेर में डुबाया जाता है और बाहर निकाला जाता है, लौह भराव की मात्रा चिपकी हुई है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, बताएंगे। पहला आंसर होगा उत्तरी ध्रुव लगभग दक्षिणी ध्रुव के बराबर है, ठीक है ना। चलिए इसमें क्या होगा, चुंबक के ध्रुवों का पर आकर्षण सबसे प्रबल और दोनों ध्रुवों पर समान होगा। चुंबक पर चिपकने वाले लोहे में भराव की मात्रा दक्षिण ध्रुव के लगभग बराबर हो जाती है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला चैप्टर आ गया हमारा कि निम्नलिखित में से किस गतिविधि में पानी का उपयोग शामिल नहीं है। पानी का उपयोग शामिल नहीं है गीले कपड़े को सुखाने में, ठीक है ना। बाकी बर्तन साफ करने, स्नान करने और कपड़ा धोने में पानी का इस्तेमाल होगा। चलिए किस गतिविधि में आप न्यूनतम पानी का उपयोग करेंगे, न्यूनतम आप किस में करेंगे बताइएगा। तो न्यूनतम हम कर सकते हैं दांत साफ करने में, ठीक है। एक गिलास में भी आप मुंह धो लेंगे। चलिए आपकी पुस्तक का एक पृष्ठ तैयार करने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा है, बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 2 गिलास हो जाएगा। हमारे ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि हमारे नल में पानी कहाँ से आता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग आते हैं, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन करें। निम्नलिखित में से किस स्थिति में पानी का वाष्पीकरण सबसे धीमा होगा। सबसे धीमा पानी का वाष्पीकरण किस में होगा बताइएगा। सबसे धीमा होगा आपका एक कमरे में रखा पानी का 1 गिलास, क्योंकि पानी में आपका कमरे में धूप नहीं है। वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें, तो इसमें क्या होता है, तो जलवाष्प छोड़ा करते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बादल है। बादल जो है ये पानी की छोटी छोटी बूंदें हवा में तैर रही हैं। कुएं से पानी मिलता है, तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा भूजल। बाढ़ से व्याप्त क्षति जो होगी वो क्या होगी, तो बाढ़ से जो क्षति होगी यहाँ पर आप देख लीजिए, फसल, संपत्ति, मानव जीवन और किसका क्षति होगा, सभी का, घरेलू जानवर का भी होगा। जहाँ पानी गिरता है वहीं पकड़े, इसके पीछे मूल विचार क्या है, तो ये पानी का बताइए क्या है, वर्षा जल का संचय, जहाँ पानी गिरता है वहीं पकड़े। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वायु का वह घटक जो किसी पदार्थ के जलने में सहायक होता है, तो ये कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड है क्या, नहीं ऑक्सीजन है ये, ठीक है ना। ये क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन राइट आंसर होगा इसका। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, 1 मिनट रुक जाइए। पहला प्रश्न हो गया हमारा, हाँ ऑक्सीजन है। चलिए दूसरा है कि निम्न में से कौन सी गैस वायु का घटक नहीं है। वायु का घटक इसमें से कौन सा नहीं है, तो वायु का घटक इसमें से आपका कौन सा गैस नहीं है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। चलिए पौधे एवं जंतु एक दूसरे के कौन से गैस को विस्थापित करते हैं, पौधे एवं जंतु एक दूसरे को, तो पौधे ऑक्सीजन देते हैं और हम लोग उसको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ठीक है ना। चलिए धुआं किन गैसों से मिलकर के बना हुआ है। धुआं जो है यह आपका बना हुआ है गैस और ये धूल कण से, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का स्रोत के रूप में उप उत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है, उप उत्पाद यानी कि बाई प्रोडक्ट के रूप में, तो ये जल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में, ठीक है। चलिए तो जल होगा। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस को अवशोषित करती हैं, तो ये ऑक्सीजन को छोड़ती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती हैं, ठीक है ना। चलिए पानी गर्म करने पर उसमें बुलबुले बनने का कारण क्या है, तो यह आपका गैस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से गलत है। कौन सा कथन यहाँ पर चारों दिख रहा है, कौन सा कथन इसमें से गलत है, तो यहाँ पर देखिएगा चलती हवा से पतंग उड़ाना संभव हो जाता है। चलती हवा से पतंग उड़ाना संभव हो जाता है, बताइए सही है या गलत है। सही है, हवा हर जगह मौजूद है लेकिन मिट्टी में नहीं, मिट्टी में भी हवा है, ये वाला गलत है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। वायु, जल ये सब मिट्टी में भी विद्यमान होते हैं। चलिए पवन निम्नलिखित में से किसकी गति में सहायता नहीं करती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर छत का पंखा, ठीक है ना, जो हम लोग सोते हैं। वायु के बारे में क्या सत्य नहीं है, वायु के बारे में क्या सत्य नहीं है, तो यहाँ पर देखिएगा कि जल चक्र में इसकी कोई भूमिका नहीं होती है। जल चक्र में इसकी भूमिका होती है, ठीक है ना। हवा में जलवाष्प की उपस्थिति प्रकृति में जल चक्र के लिए महत्वपूर्ण होती है, तो ये गलत है। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों ले जाते हैं, तो इसलिए ले जाते हैं क्योंकि ऊंचाई पर पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बुझो ने एक खाली प्लास्टिक की बोतल, यह सब प्रश्न छोड़िए नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग अब आते हैं अगले चैप्टर पर सीधे। देखिए वायु के घटक जो सजीव प्राणियों के लिए हानिकारक है, ये बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, वायु में निम्नलिखित में से कौन सा घटक वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन है, लगभग 78%, ठीक ना, 78%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03%, ऑर्गन 0.93% और नाइट्रोजन 20.95%। सीधे आप 21% इसको मान के चलिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि वायु के वह घटक जो सजीव प्राणियों के लिए हानिकारक है। तो सजीव प्राणियों के लिए हानिकारक जो है ना, ये आपका कौन सा हो जाएगा? धूल और धुआं हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, चलिए आते हैं अगले चैप्टर पर। अब हम लोग देखिए, केंचुए की सहायता से खाद तैयार करने की विधि क्या कहलाती है? तो इसको हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसको हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। चलिए यदि आप रसोई के कचरे को किसी गड्ढे में डालते हैं तो कुछ समय बाद ऐसा हो सकता है, तो कुछ समय बाद खाद में यह परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अपशिष्ट निपटान के संबंध में जिम्मेदार व्यवहार को प्रतिबिंबित नहीं करता है? बताइएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे निपाटन के लिए जो है, निपटान के लिए पॉलीथीन बैग में एकत्र किया गया कचरा। चलिए उसके बाद देखिएगा, ये सब देखिए, ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग आते हैं SCERT बुक आ गया, ये क्लास 6 का आपका SCERT है, ठीक है ना, ये क्लास 6 का आपका SCERT आ गया। चलिए अब यहाँ पर करेंगे, देखिए यहाँ पर SCERT लिखा भी गया है। देखिए क्लास 6 और चैप्टर 1, हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो पौधे और जंतु दोनों से प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए जो केवल पौधे और उसके उत्पाद को भोजन के रूप में लेते हैं वो क्या शाकाहारी कहलाते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, ऐसे जंतु जो भोजन के रूप में पौधे और जंतु का ग्रहण करते हैं उनको हम लोग सर्वाहारी बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम लोग फ्रेंड्स? उनको हम लोग सर्वाहारी बोलते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हमारे भोजन में देखिए क्या क्या होना चाहिए। तो हमारे भोजन में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल, ये सब होना चाहिए। जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व तो नहीं मिलते हैं तब इस स्थिति को क्या कहा जाता है? इसको हम लोग कुपोषण बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग कुपोषण बोलते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पीले रंग का गद्देदार फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? पीले रंग का जो गद्देदार फल है इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसमें विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है ना। पपीता वगैरह में विटामिन ए पाया जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा होता है। रिकेट्स जो होता है ये किसकी कमी से होता है? रिकेट्स किसकी कमी से होता है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि रिकेट्स किसकी कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी और ये विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक होता है, तो यह विटामिन कौन सा है? विटामिन ए है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कपास के पौधे किस मिट्टी में उगाए जाते हैं? तो ये काली मिट्टी में उगाए जाते हैं, ठीक है ना, काली मिट्टी में उगाए जाते हैं। इसको रेगुर मिट्टी कहा जाता है। जूट की खेती किस ऋतु में होती है? जूट की जो खेती है यह होती है आपकी वर्षा ऋतु में, और जूट पूर्णिया में बिहार में सबसे ज़्यादा होता है, और पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में होता है। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको कताई कहा जाता है, ठीक है, उसको कताई कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कताई कहा जाता है। वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधे और जंतुओं से जो है प्राप्त होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड्स उनको प्राकृतिक तंतु बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर आ गया, आप वैसे पदार्थ जिनसे होकर के वस्तुएं अस्पष्ट रूप से या धुंधली दिखाई देती है उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलते हैं पारभासी, ठीक है ना। जब पूरा स्पष्ट दिखाई देगा अपारदर्शी उसको पारदर्शी बोलेंगे, और जब बिल्कुल नहीं होगा तो उसको अपारदर्शी बोलेंगे। पानी पर तैरने वाली वस्तुएं कौन सी हैं? बताइए। तो यहाँ पर आपकी हल्की होती है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, हल्की होती हैं। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील गैस है? तो जल में घुलनशील गैस जो है ये आपका कौन सा है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए ऑक्सीजन जो है यह जल में घुलनशील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर भी आ गया कि पदार्थों को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसमें से इन सभी को कहते हैं वाष्पीकरण, चुनना, छानना, निस्यंदन, निस्तारण, ये सब होती हैं। समुद्र जल से नमक किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये वाष्पीकरण विधि के द्वारा, ठीक है। वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो घुल जाते हैं उनको घुलनशील कहा जाएगा। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो देखिए पदार्थ की जो मेन अवस्थाएं ये जो है यहाँ पर देख लीजिए 4 हो गई हैं, ठीक है ना। ये ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, और बोस आइंस्टीन की जो है ये आपकी 5वीं अवस्था है, ये आपको भी पता है। चले दूध का दही में बनना कौन सा परिवर्तन है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही में बनना
ये आपका रासायनिक परिवर्तन है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ सामान्य रूप से पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जो पाया जाता है ये आपका जल है, द्रव भी है और ये आपका ठोस भी हो जाता है और फिर ये आपका गैस में भी वाष्पीकृत हो जाता है। पेड़ पौधों को कितने वर्गों में बांटा गया है? पेड़ पौधों को कितने वर्गों में बांटा गया है? शाक, झाड़ी और वृक्ष, ठीक है ना, इनको 3 वर्गों में बांटा गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि जड़ 2 प्रकार के होते हैं, एक मूसला जड़ और एक कौन सा जड़ है? एक मूसला जड़ है और एक झकड़ा जड़ है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, मूसला जड़ और झकड़ा जड़। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। अच्छा, मूलांकुर को छोड़ करके पौधे के अन्य भागों से निकलने वाली जड़ को अपस्थानिक जड़ कहा जाता है। अपस्थानिक जड़, इसको आप ध्यान रखिएगा। मूलांकुर को छोड़ करके पौधे के अन्य भाग से निकलने वाली जड़ को अपस्थानिक जड़ कहा जाता है। चलिए, फूल का नर भाग होता है तो नर भाग पुंकेसर है और मादा भाग स्त्री केसर है। फूल का मादा भाग स्त्री केसर है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? उसको द्विलिंगी कहा जाता है। और पुष्प का जिसमें केवल स्त्री केसर या पुंकेसर हो, केवल एक कोई हो, तो उसको एकलिंगी कहा जाता है, ठीक है। चलिए इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर का अंग जहाँ से मुड़ता है उसे कहते हैं। शरीर का अंग जहाँ से मुड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं आपका जोड़, ठीक है ना। चलिए, शरीर की अस्थियों का ढांचा क्या कहलाता है? तो ये आपका कंकाल तंत्र कहलाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा जीव मिट्टी खाता है? तो मिट्टी जो है ये आपका केंचुआ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सजीव और निर्जीव घटकों के बीच परस्पर क्रिया का एक उदाहरण है? सजीव और निर्जीव के बीच में, तो फ्रेंड्स ये जल चक्र है, ठीक है ना, ये आपका जल चक्र है, जल चक्र है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ निर्जीव घटकों के साथ सजीव घटकों की एक परस्पर क्रिया है। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागफनी में जो होता है प्रकाश संश्लेषण, तो ये उसके तना में होता है, ठीक है। मरुस्थलीय पौधा है नागफनी, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पौधे अपना भोजन निम्न क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। तो ये आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। निम्न में से किस पौधे की पत्तियां को छूने पर अचानक सिकुड़ जाती हैं? तो ये छुई मुई की पत्तियां हैं। चलिए, ऊँट निम्नलिखित में से किस परिवेश में पाया जाने वाला जंतु है? तो ऊँट मरुस्थलीय है। धारा रेखीय शरीर होता है, धारा रेखीय, तो धारा रेखीय मछलियों का शरीर होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। हमें सांस लेने में कठिनाई होती है पहाड़ी इलाका में, ऊपर जाएंगे प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है ना, तो आपको सांस लेने में कठिनाई होगी। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? तो लंबाई का मीटर होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक निश्चित समय में एक वस्तु जितनी दूरी तय करती है वह उस वस्तु की क्या कहलाती है? तो वह उस वस्तु की चाल कहलाती है, ठीक है ना, चाल कहा जाता है इसको, ठीक है। चाल का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा फ्रेंड्स, बताइए? 100 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा इसका। चलिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए आवश्यक क्या होता है? किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश आवश्यक है, ठीक है, प्रकाश आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश गमन करता है, तो ये सीधी रेखा में गमन करता है। दर्पण से बनता है, तो दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब राइट आंसर होगा इसका। चलिए, बल्ब का आविष्कारक कौन थे? तो थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। याद रखिएगा, बल्ब की कुंडली किस धातु की बनी होती है? तो फ्रेंड्स ये बनी होती है टंगस्टन की, फिलामेंट जो होता है वो। चलिए, जो पदार्थ जो है चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होंगे उनको हम लोग चुंबकीय बोलेंगे, ठीक है, उसको हम लोग चुंबकीय बोलेंगे। और जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते उनको अनुचुंबकीय बोलते हैं। चुंबक के समान ध्रुव के बीच होता है, समान ध्रुव, यानी कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है उसके बीच, अगर नेगेटिव नेगेटिव है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। पूरा 6 क्लास एनसीईआरटी एससीईआरटी कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लास 7th और फिर क्लास 8 का कवर करवा दूँगा।